Dear class first year, welcome to the lecture of your first year physics. तो क्लास आप कल तक हम जितना पढ़ चुके थे, आज का टॉपिक भी उसी की ही एक्सटेंशन समझ लें। कल हमने जो एक आखिरी इक्वेशन की थी, हमने कुछ इस तरह की इक्वेशन की थी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये कल इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से हमने जो टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हम एंड पर जिस रिज़ल्ट पे पहुंचे थे वो कुछ इससे मिलता जुलता था कि अगर किसी एनर्जी में लाइक पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें किसी भी वजह से वो कम हो जाती है तो कहाँ चली जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो ऐसा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के केस में ही नहीं, हम किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को ले सकते हैं जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं आसानी से। लेकिन शर्त क्या होती है, कंडीशन यही होती है कि टोटल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब इनर्जीज आपस में, इंटर कन्वर्जन का वही मतलब है कि आपस में इंटरचेंज करती रहती हैं, लेकिन उस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। जैसा कि कल हमने एक ब्रिक ऑफ मैस ली थी और उसको एक हाइट पे रखा था, तो उस सिस्टम की टोटल एनर्जी हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट थी, लेकिन आपस में वो इंटरचेंज कर रहे थे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कम ज़्यादा हो रही थी, वो हमारे सामने ही हो रही थी, हम खुद ही कैलकुलेट कर रहे थे उसको। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो वो mgh ही आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ कहलाता है बाद में, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम दिया गया। और इसके मुताबिक एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। एनर्जी ना तो कहीं पे ज़ाया हो सकती है, ना कहीं से क्रिएट हो सकती है, आ सकती है, ना तो कहीं जा सकती है ना कहीं आ सकती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ज़रूर वो कन्वर्ट होगी और होती रहेगी, और काफ़ी सारी फॉर्म्स में भी हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये एक लॉ था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो अब इसमें इसके थ्रू देखिए कि हमारी नॉर्मल एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कन्वर्जन है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ हैं, जो कि हीट में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाती हैं। हम एवरीडे रूटीन लाइफ में ये देखते हैं। अब आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कुछ ऐसी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, तो इसकी एग्जांपल आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर नहीं आएगी मैं तो जाहिर है बताऊंगी बाद में, लेकिन पहले आप मुझे सोच के और थोड़ा रिसर्च करके बताएं कि आप एनर्जीज़ के बारे में कोई और एग्जांपल बता दें जिसमें आपने देखा हो कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो लाइक जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई भी टेबल के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर पड़ा है, यहाँ पे इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है सारी की सारी। इसको मैं आई विल मेड इट टू फॉल, इसको मैं नीचे गिराऊंगी तो क्या होगा, इसकी एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते इसमें काइनेटिक एनर्जी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी उसी तरह से कम होती जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे इसका कांस्टेंट रहेगा। तो यही बस असल में तो यही कहना चाह रहे हैं कि एनर्जी आपस में तो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा सिस्टम की कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद एग्जांपल हमारी आ जाती है, वो भी क्यों से इसको मैं इक्वेशन 1 कर देती हूँ क्योंकि वो एग्जांपल भी इसी इक्वेशन से रिलेटेड है। एग्जांपल 4.3 देखिए, A brick of mass 2 kilogram is dropped from a rest position from a rest position 5 मीटर। अच्छा, H1 आपको दिया गया है 5 मीटर, H2 आपको दिया गया है 3 मीटर, mass of the brick है 2 किलोग्राम, G as we know that 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ब्रिक ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम ए रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, ब्रिक तकरीबन ये 5 मीटर अबव द ग्राउंड इस पोजीशन पे पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर ये ए पोजीशन है और यहाँ से इसको नीचे गिराया गया। अच्छा, नीचे गिराते हुए ये किसी पॉइंट यानी इधर यहाँ पे
3 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बी है 3 मीटर अबव द ग्राउंड। जब ये इस पॉइंट में से गुजरेगी तो आपने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इनिशियली हम देख रहे हैं कि v1 इज़ इक्वल टू 0 है, इनिशियली मास एट रेस्ट है। जब वो पॉइंट बी, मतलब हमने vb या v2 इस ये कैलकुलेट करना है कि ये क्या होगा। जब वो पॉइंट बी में से गुजरेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं और उस तरह से भी। तो इसमें यही इक्वेशन 4.19 इसने इस्तेमाल किया है, जो कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बाद ही आती थी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें जो आ जाएगा mgh1 माइनस h2, क्योंकि हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली कम हो रही है वाइल काइनेटिक एनर्जी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो अब मैं m से m कैंसिल हो जाएगा और 2gh1 माइनस h2। अच्छा, अब यहाँ देखिए v1 भी हमारे पास 0 है, तो ये इस क्वेश्चन में रहेगा v2 स्क्वायर। स्क्वायर से मैं इसको अंडर रूट ले लेती हूँ और अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दें। 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, 5 माइनस 3 और ये v2 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट v2। और अब जब आप इसका अंडर रूट भी ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.3 मीटर पर सेकंड v2। मेरा सही मुझे लग रहा है कि मेरा मार्कर लिख नहीं रहा। अब देखिए आप लोगों को सही नज़र आ रहा हो। अच्छा, इसके बाद हमारा ये चैप्टर आज का ख़त्म हो गया है। देखती हूँ आगे क्या है जी। अगला नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में, हमारे स्मार्ट सिलेबस में ये शामिल नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। और जो क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं आज हम वही करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ आ जाइए आप। और एक्सरसाइज में देखें, पहले सबसे पहले है क्वेश्चन 4.1। ए पर्सन होल्ड्स ए बैग। शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कोई सी भी हैंडबुक कंसल्ट कर सकते हैं। समझा आपको मैं दूंगी कि उसमें क्या होता है। डिटेल के लिए और डिटेल कैलकुलेशन के लिए आप कोई सी भी हैंडबुक उसमें कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी है जो भी आपके पास हो, उसके लिए स्पेशल कोई नहीं है बुक। तो समझना आपने यहाँ से है और सॉल्व करने के लिए कोई भी बुक और कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। 4.1 देखिए क्वेश्चंस। एक्सरसाइज मैं लिख देती हूँ कि हम अब एक्सरसाइज करने लगे हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला सवाल है 4.1। ए पर्सन होल्ड्स ए बैग ऑफ ग्रॉसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल। एक आदमी ग्रॉसरी का बैग उठा के स्टेशनरी खड़ा है, स्टिल खड़ा है, मूव नहीं कर रहा। टॉकिंग टू ए फ्रेंड, अपने दोस्त से बात कर रहा है। ए कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग। कार भी स्टेशनरी है, उसका इंजन चल रहा है, स्टार्ट हुई हुई है, बट मूव नहीं कर रही। ठीक है, इन दोनों ही सिचुएशंस में आपने बताना है कि ये कैसे एक जैसी सिचुएशन है। तो सबसे पहले आप देखें कि दोनों में वर्क क्या होगा। अगर आप गौर से पढ़ें तो अगर एक आदमी खड़ा हुआ है एक जगह के ऊपर, तो इट्स मीन कि वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो उसका वर्क कितना होगा, जो उसने किया है कोई भी नहीं होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरह से गाड़ी बेशक उसका इंजन रनिंग कंडीशन में है, बट जब तक वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी वो भी ज़ीरो वर्क ही परफॉर्म करेगी। तो ये दोनों सूरतों में क्या सिचुएशन सिमिलर है, दोनों सिचुएशन किस तरह से सिमिलर हैं कि गाड़ी भी कोई वर्क नहीं कर रही, वो भी स्टेशनरी है, आदमी भी कोई वर्क नहीं कर रहा, वो भी स्टेशनरी है। तो दोनों सिचुएशंस इस लिहाज से एक जैसी हैं कि दोनों में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, कोई भी वर्क नहीं हो रहा। अब आ जाए क्वेश्चन 4.4 की तरफ। इन विच केस इज मोर वर्क डन व्हेन ए 50 किलोग्राम बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर। आपको दो केसेस दिए गए हैं, अब दोनों बताना है किस में ज़्यादा वर्क होगा। आप दोनों केसेस में वर्क कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद बताएंगे कि किस केस में वर्क, जिसका आंसर ज़्यादा आ जाएगा, बिग आ जाएगा, वो ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा वर्क कैलकुलेट होगा। तो दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन है व्हेन ए 50 किलोग्राम बैग ऑफ बुक्स इज़ लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर, मतलब W1 आप कहते हैं mgh। अब पहला वर्क है व्हेन ए 50 किलोग्राम बैग का मैस 50 किलोग्राम है, जिसको लिफ्ट किया गया है थ्रू 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10⁻² से कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। अब इस सारी टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 245 जूल। ये W1 आ गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन देखिए,
सेकंड कंडीशन है कि व्हेन ए 50 किलोग्राम बैग्स, सेकंड कंडीशन है व्हेन ए 50 किलोग्राम क्रेट इज पुश थ्रू 2 मीटर। इसमें हम ये वाला फार्मूला W2 होगा और FD वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपको फोर्स दी गई है 50 किलोग्राम क्रेट इज पुश थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन आपको फोर्स दी गई है और डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया है, 50 किलोग्राम क्रेट के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगी है, तो वो 2 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ है। इसका मतलब ये तो वर्क जूल है, 100 जूल W2। तो आप दोनों आंसर्स कंपेयर कर लें, W1 इज़ ग्रेटर देन W2, तो दैट मीन्स कि इस सिचुएशन में ये सिचुएशन 1 है और ये सिचुएशन 2 है, तो सिचुएशन 1 में ज़्यादा वर्क डन हुआ है, ज़्यादा वर्क हुआ है। उसके बाद आ जाइए 4.5 की तरफ, ये भी ऑरल क्वेश्चन ही है। 4.5 मेरे मार्कर्स क्यों नहीं आज लिख रहे हैं, इंक ख़त्म हुई है। अच्छा 4.5 देख लें। एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। अब एक किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है 1 जूल, इसका क्या मतलब है? हमें पता है कि ये 1 जूल कैसी आई है, mgh फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लेते हैं, या हम लगा लेते हैं W इसके भी बराबर होता है किसी हाइट के ऊपर और इसके भी बराबर होता है। तो अगर W 1 जूल है, फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो ये 1 जूल बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है, तो इसका ये मतलब है कि वो 1 न्यूटन फोर्स लगा के किसी भी बॉडी में उस पर 1 मीटर तक उसको डिस्प्लेस कर सकती है। मतलब उसके पास एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क कितनी है, 1 जूल। वो 1 न्यूटन फोर्स लगा के किसी भी बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर सकती है। तो उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4.9 पे। 4.9 है गर्ल ड्रॉप्स ए कप, 4.9 है ए गर्ल ड्रॉप्स ए कप फ्रॉम ए सर्टन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसीज, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व। किसी भी हाइट से कप ज़मीन पे गिराया गया है, तो अब यहाँ से जब कप नीचे की तरफ आ रहा है, अब हाइट के ऊपर जब यहाँ पे मौजूद था तो कप के पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वो नीचे की तरफ आया, वो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो एट सर्टन हाइट कप के पास सारी की सारी एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ी देर बाद जब उसको नीचे गिराया गया तो ये किस में कन्वर्ट होना शुरू होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ तक कि वो सरफेस ऑफ द अर्थ से पहुँचने से थोड़ा ऊपर तक सारी की सारी उसके पास जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल ज़ीरो होगी। उसके बाद वो जब ग्राउंड से टकराई है तो तब क्या हुआ, एक तो आपको आवाज़ आएगी, इसका मतलब है कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। दूसरा, क्योंकि वो एयर फ्रिक्शन और ज़मीन की के साथ भी रगड़ खाएगी, दोनों किस्म की फ्रिक्शन से रगड़ खाने के बाद उस कप के पीसीज थोड़े से गर्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी साउंड प्लस हीट और प्लस वर्क डन, जो कि वर्क होगा उसको पीसीज में कन्वर्ट कर, कप को पीसीज में कन्वर्ट करने पे भी तो कोई वर्क लगेगा ना। तो ये सारी एनर्जी जो है साउंड प्लस हीट में कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी के बाद साउंड, हीट और वर्क डन इन ब्रेकिंग द कप, वो जो यूटिलाइज होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगी और आपका कप ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, ब्रेक होने के बाद जो पीसीज हैं वो क्योंकि इधर उधर मूव करेंगे तो उनकी भी काइनेटिक एनर्जी में यही एनर्जी होगी जो उनको काइनेटिक एनर्जी देगी, और वहाँ जब तक कि ये सारी पोटेंशियल एनर्जी सारी यूटिलाइज नहीं हो जाती तब तक किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती रहेगी। यही एनर्जी चेंजेस है जो हमने फाइंड करनी थी। आज हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं। कल हम इसके सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेंगे। आई थिंक 5 क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं, तो ये कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शामिल होंगे।